ओके, सो 2 रेज़ पावर 40 को हम टेरा कहते हैं, एंड इसी तरह 2 रेज़ पावर 50 को हम पीटा कहते हैं, ठीक है। सो टू रेस टू द पावर जो 10 है, इट इज़ राउंड अबाउट से 1024, ठीक है। अगर आप 2 रेज़ पावर 10 फाइंड आउट करते हैं, सो इट्स अराउंड अबाउट 1024। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मेमोरी है, और इन दैट मेमोरी यू कैन स्टोर 1024 बाइट्स, ठीक है। रिमेंबर दैट 1 बाइट में 8 बिट्स हैं। सो व्हाट आई कैन डू, इस 1024 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स, ठीक है। एंड दिस 2 रेज़ पावर 10 जो है, इस 2 रेज़ पावर 10 को मैं के से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली 1 के, दिस इज़ 1 मेगा, दिस इज़ 1 गीगा, 1 टेरा, एंड दिस इज़ 1 पीटा। सो 2 रेज़ पावर 10 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 किलो बाइट से। सो वेन एवर एनी वन सेज टू यू कि मेरे कंप्यूटर में या मेरे स्मार्टफोन में रैम की जो कैपेसिटी है वो 1 KB है, सो बेसिकली व्हाट इज़ ट्राइंग टू से, ही इज़ ट्राइंग टू से कि 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स हैं या 1024 बाइट्स हैं। और अगर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स कितने हैं, तो फिर आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स हैं। तो 1024 बाइट्स में 1024 मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 8 GB मेमोरी है या रैम है इन अ स्मार्टफोन। सो हाउ मैनी बिट्स आर देयर, how many bits are stored inside this RAM? So 8 GB में ये जो 8G के 2 कंपोनेंट्स हैं, इनको आप कन्वर्ट कर दो, इसको उनको ओपन करके आप लिख लें। सो 8 एज इट इज़ आप लिख लें। व्हाट इज़ G? G इज़ 2 रेज़ टू पावर 30। सो 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स आ गया। ओके, तो दिस इज़ बी। सो कैपिटल बी मीन्स बाइट्स, स्मॉल बी मीन्स बिट्स। सो अब सो 8 × 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स है, बिट्स में कन्वर्ट करना है। सो इस पूरे एक्सप्रेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 8 × 2 रेज़ पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 8, दिस विल गिव यू आंसर इन बिट्स। सो दिस इज़ बेसिकली 64 × 2 रेज़ पावर 30 बिट्स हैं इस मेमोरी के अंदर। ह्यूज ह्यूज नंबर ऑफ बिट्स। मज़ीद भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई आई थिंक कोई 6.37 × 10 raised to the power 10 में कोई आंसर जो है वो आएगा। सो नॉर्मली व्हाट वी डू इज़ भी, ये जो बिट्स है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल बी। सो 64 × 2 रेज़ पावर 30 बिट्स जो है वो उसका जवाब है। सो नॉर्मली व्हाट वी डू इज़, मेमोरी कैपेसिटी जो है, मेमोरी के बारे में इंशाल्लाह हम मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे। सो मेमोरी कैपेसिटी इज़ यूजली specified in bytes, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, ठीक है। आजकल तो हम टेराबाइट्स की बात कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विद ह्यूज मेमोरी कैपेसिटी। और कम्युनिकेशन स्पीड जो होती है बिटवीन 2 डिजिटल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन स्पीड इज़ यूजली स्पेसिफाइड इन बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास इंटरनेट है। सो इंटरनेट की जो स्पीड है दैट इज़, अगर आप देखें तो Mbps आपको ये नज़र आया, आपने इनकाउंटर किया होगा। सो यहाँ पे M मीन्स मेगा, B मीन्स बिट्स, P मीन्स पर, एंड S मीन्स सेकेंड्स। सो 1 Mbps connection means that
1 Mbps internet connection means that जो communication speed है, it could be downloading, it could be uploading, so वो जो speed है that is 1 megabits per second, 1 megabits per second. सो ये इसका मतलब. एनीवेज ये एक क्वेश्चन होगा होमवर्क में, उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. सो दिस इज़ द टेबल जिसमें ये सारी बातें जो है वो बताई गई हैं. एंड नॉर्मली जो 2^10 है, इसको हम किलो बाइट नहीं कहते हैं, इसका जो असल नाम है वो कीबी बाइट है. ठीक है, बाइनरी में इसको कीबी बाइट कहते हैं और डेसिमल में इसको किलो बाइट कहते हैं. सिमिलरली जो 2^30 है, डेसिमल टर्म में इसको मेगाबाइट कहते हैं और बाइनरी टर्म में मेबी बाइट कहते हैं. एनीवेज नॉर्मली वी यूज़ द डेसिमल टर्म्स, और डेसिमल टर्म में किलो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में, स्कूल और कॉलेज. किलो यूजली क्या होता है 10^3, लेकिन इन डिजिटल सिस्टम्स किलो मीन्स 2^10. ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस, 2% डिफरेंस. इनफैक्ट हमारा जो किलो है, यानी हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए जो किलो है दैट इज़ लार्जर देन द नॉर्मल किलो विच वी यूज़ इन नॉर्मल रूटीन लाइफ. ठीक है, सो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जो है वो आपने जहन में रखने हैं. सिमिलरली मेगा जो है वो 10^6 होता है नॉर्मली, लेकिन फॉर डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर्स मेगा इज़ 2^20 एंड 2^20 इज़ 5% लार्जर दैन 10^6. ठीक है, सो बस बहरहाल एनीवेज ये चीज़ें जो है वो आपने छोटी छोटी बातें जो है ध्यान में रखनी. और इसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ ताकि आपके नोट्स में रहें. Okay, now the next topic which I want to discuss is related to SR latch. So this is the next topic. Okay, so say for example मेरे पास एक सर्किट है, दो नॉर गेट्स है. दिस इज़ द फर्स्ट नॉर गेट, दिस इज़ द सेकंड नॉर गेट. दोनों के आउटपुट्स हैं, एक का आउटपुट है Q, दूसरे का आउटपुट है Q का कॉम्प्लीमेंट या Q बार. एक का इनपुट जो है उसका नाम है R, दूसरे का एक इनपुट है S. Q bar goes to the first NOR gate as input, Q goes to the second NOR gate as the second input, and this is my circuit which I want to analyze. अच्छा जी, so so I have two inputs S and R, and I have two outputs Q and Q bar. So this is the truth table. So S और R एक एक बिट का है, एक एक बिट का इनपुट है. So how many possible combinations will be there? There will be 4 possible combinations: 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Okay, let's first of all apply 0 1 to this circuit. Okay, so जब आप 0 1 अप्लाई करते हैं, यानी S is 0 and R is 1, what will happen? Okay, now remember that कि जब भी OR गेट का एक इनपुट 1 होगा तो कंफर्म उसका एक आउटपुट जो है, उसका जो आउटपुट है वो 1 होगा. सो इसका जो आउटपुट है, अब चूँकि यहाँ पे R की वैल्यू 1 है, सो इस OR गेट का, अभी मैं नॉट गेट की बात नहीं कर रहा, सो इस OR गेट का आउटपुट जो है वो कंफर्म जो है वो 1 होगा, और इस नॉट गेट की वजह से यहाँ पे 0 आएगा. ठीक है, सो when R is 1 Q will be 0.
सो Q जो है वो मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया. नाउ दिस ज़ीरो विल ट्रेवल एंड बी अप्लाइड ओवर हेयर ज़ीरो. सो ज़ीरो ज़ीरो ये और गेट है. सो ज़ीरो ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आता है, लेकिन नॉट गेट की वजह से ये वन हो जाएगा. सो Q बार विल बी वन एंड Q बार विल बी वन. So this is the first case. Now let's take a look at the second case, which is when when S is okay. So when S is 1 and R is 0. So इस नॉट गेट का आउटपुट जो है वो कंफर्म ज़ीरो है, बिकॉज वन ऑफ द इनपुट्स इज़ वन. जब भी और गेट को का एक इनपुट वन होगा, वट एवर द सेकेंड इनपुट इज़, उसका आउटपुट जो है वो वन होगा. और इस नॉट गेट की वजह से दिस वन विल बी इन्वर्टेड टू ज़ीरो. अब ये ज़ीरो जो है वो ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आएगा. R इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, बोथ इनपुट्स आर ज़ीरो. सो नॉट गेट का जो आउटपुट है डैट विल बी अ वन. ठीक है. और गेट विल बी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, लेकिन इस नॉट गेट की वजह से यहाँ पे वन आएगा. सो फॉर दिस केस when S is 0, when S is 1 and R is 0, Q will be 1 and Q bar will be 0. Okay, now let's take a look at the third case. Okay, third case जो है वो ये है कि when S is 1 and R is 1. So S is 1 and R is 1. ठीक है. सो इस नॉट गेट का एक इनपुट वन है. सो इट मीन्स के Q विल बी ज़ीरो. और गेट का आउटपुट कंफर्म वन आएगा और नॉट गेट की वजह से ज़ीरो हो जाएगा. सो Q विल बी ज़ीरो. सो ये ज़ीरो जो है ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आएगा. एंड S इज़ ऑलरेडी वन ओवर हेयर. सो इसका इस और गेट का भी आउटपुट जो है वो वन कंफर्म है, लेकिन इस नॉट गेट की वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा. सो Q बार पे भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा. एंड दिस ज़ीरो विल ट्रैवल ओवर हेयर. इस ज़ीरो के यहाँ पे आने से Q की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. एंड सिमिलरली प्रीवियस केसेस में भी Q या Q बार के आने से उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट विल हैपन when S and R both are 0. Okay, so when S is 0, when R is 0 and when S is 0, what will happen? Okay, अब गेट अब मैंने क्या बताया था, इफ़ और गेट का एक इनपुट वन हो तो कंफर्म आउटपुट पे वन आएगा. लेकिन अगर और गेट के किसी एक इनपुट पे ज़ीरो आ जाए, वी कैन नॉट डिटरमिन आउटपुट के ऊपर वन है या ज़ीरो है. ठीक है. दूसरे इनपुट का होना ज़रूरी है. सो आउटपुट पे ज़ीरो कब आएगा, जब दूसरा इनपुट जो है वो ज़ीरो होगा. आउटपुट पे वन कब आएगा, जब दूसरा इनपुट जो है वो वन होगा. सो essentially what I want to say is कि जब OR गेट का एक इनपुट ज़ीरो हो, we cannot determine the output because the output depends on the second input. सेकेंड इनपुट अगर ज़ीरो हो तो आउटपुट ज़ीरो होगा. सेकेंड इनपुट वन है तो आउटपुट जो है वो वन होगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड इनपुट ऑफ द OR गेट. नाउ वी आर स्टक इन दिस केस. It is a very special case for SR latch.
सो व्हेन s इज़ ज़ीरो एंड r इज़ ज़ीरो, अब क्या करें? सो नाउ लेट्स अज्यूम के जो q है दैट इज़ ज़ीरो. So when q is 0, this 0 will travel and be applied over here, and इस और गेट का के दोनों आउटपुट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, दोनों इनपुट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं. तो और गेट का जो आउटपुट है वो ज़ीरो है, और नॉट गेट की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा. दिस वन विल ट्रैवल एंड बी अप्लाइड ओवर हेयर, एंड और गेट का आउटपुट क्या आएगा, वन, और नॉट गेट की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. दिस मीन्स दैट आवर assumption वाज करेक्ट. हमारा हमने अज्यूम किया था q की वैल्यू ज़ीरो होगी, एंड q की वैल्यू ज़ीरो अप्लाई करने से q ज़ीरो ही रह रहा है. इट मीन्स दैट आवर assumption इज़ करेक्ट. सो q will be 0 and q bar will be 1 if we assume q to be 0 initially. Before SR becomes 0 0, if q is 0, तो q will remain 0 जब SR के ऊपर 0 0 आएंगे. ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सेकंड केस. अब हम ये अज्यूम करते हैं कि q के ऊपर 1 है. अब हम ये अज्यूम करते हैं कि q के ऊपर जो है वो 1 है इनिशियली, एंड r और s जो है वो 0 0 है. सो q इज़ 1 इनिशियली, so this one will travel and be applied over here. So 1 और 0 is 1, और नॉट गेट की वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. this 0 will travel and applied over here. 0 और 0 जो है वो 0 होता है, लेकिन इस नॉट गेट की वजह से ये 1 हो जाएगा. So if we assume q to be 1, finally we get q is equal to 1 when SR is 2 bit 0 0. ओके, ये जो फोर्थ केस है, when SR is 0, when SR is 0 0, when S is 0 and R is 0, I can say that कि अगर Q के ऊपर 0 है तो SR 0 0 होने से Q 0 ही रह रहा है. सिमिलरली इफ़ Q हैड अ 1, तो SR के 0 0 होने से Q की वैल्यू 1 ही रह रही है. ठीक है. सो मोर जनरली आई कैन राइट इन द ट्रूथ टेबल, वो क्या, वो ये है कि व्हेन SR इज़ 0 0, Q मेंटेन्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, एंड सिमिलरली Q बार मेंटेन्स इट्स प्रीवियस वैल्यू. जो भी प्रीवियस वैल्यू मीन्स SR के 0 0 होने से पहले जो वैल्यू थी वही वैल्यू रहेगी आफ्टर अप्लाइंग S इज़ इक्वल टू 0 एंड R इज़ इक्वल टू 0. So Q will maintain its previous value. This is what I wanted to say. And ये जो सर्किट मैंने आप ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसको SR लैच कहते हैं. दिस होल सर्किट इज़ कॉल्ड SR लैच, एंड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इस SR लैच को हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं. So this is S input, this is R input, this is Q, and this is Q bar. So in more compact form, this is how you draw SR latch, and this is the truth table for SR latch. चलिए, so अगर किसी का कोई
कोई क्वेश्चन है एसआर लैच से रिलेटेड? नो। सही प्रीवियस वाला कौन सा थोड़ा सा चले, अगर क्वेश्चन नहीं है देन लेट्स कंटिन्यू देन। ओके, okay, now I want to discuss some special points related to SR latch. So say for example मेरे पास SR latch की truth table है S and R, and I will be focusing on Q only, not Q bar. So all of you know that. अच्छा, let's go back. So over here आपने देखा होगा कि when S is 0 Q is 0, ठीक है? Sorry, when R is 1 Q is 0, and when S is 1 Q is 1. So R के 1 होने का क्या मतलब है? R is equal to 1 means that reset the circuit, and reset usually means कि आउटपुट को क्या कर दो, 0 कर दो. When S is equal to 1 and the other input is 0, so S is equal to 1 means that आप आउटपुट को सेट कर दो, यानी Q की वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो. सो यहाँ पे रीसेट वाला काम हो रहा है और यहाँ पे सेट वाला काम हो रहा है, ठीक है? जबकि 0 0 देने से आप एक तरह से क्या कर रहे हो, आप ऐसा लैच को मेमोरी बना रहे हो. वो कैसे, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ. ओके, सो अगर S पे 0 है और R पे 1 है, यू नो दैट Q विल बी 0. आपने इसको कहा है कि इसको रीसेट कर दो. R की वैल्यू 1 है, सो Q विल बी रीसेट टू 0. सो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला काम किया है 3:05 पे, ठीक है? फिर 3:10 पे आपने क्या किया, आपने एस आर की वैल्यूज़ को क्या कर दिया, 0 0 कर दिया, ठीक है? सो इनिशियली क्यू वॉज 0, तो एस आर के 0 0 होने से क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू है क्यू की, डैट विल बी रिटेन्ड. सो क्यू की प्रीवियस वैल्यू थी 0, सो एस आर के 0 0 होने से क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. सिमिलरली इसका अगर काउंटर एग्जांपल देख लें, इफ़ एस आर इनिशली इज़ 1 0, एस इज़ इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स दैट क्यू शुड बी सेट टू 1. सो क्यू की वैल्यू जो है 1 है. और फिर थोड़ी देर बाद अगर आप एस आर को 0 0 कर देते हो, तो क्यू की जो प्रीवियस वैल्यू है विच इज़ 1, डैट विल बी मेनटेन्ड, एंड हैंस यहाँ पे 1 आएगा जब एस आर की वैल्यू 0 होगी. और प्रीवियस वैल्यू है दैट विल बी मेनटेन्ड. ह्यूमन मेमोरी जो है वो भी इसी तरह ही काम करती है. ह्यूमन मेमोरी का मतलब क्या है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर पास्ट का कोई इवेंट याद हो इन द प्रेजेंट, पास्ट में एक इवेंट हुआ, से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बजे को एक इवेंट हुआ, और आपके जहन में वो इवेंट जो है वो रिकॉर्ड हो गया, वो आपके जहन में स्टोर हो गया. एंड इफ़ यू कैन recall that event at से 3:10 पे, इफ़ यू कैन recall that event, सो इट मीन्स दैट आपके अंदर मेमोरी है तो आप रिकॉल करने के काबिल हुए हैं. ब्रेन के अंदर वो इवेंट स्टोर हुआ है तो आप इसको रिकॉल कर सके. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ह्यूमन मेमोरी. जब हम कहते हैं ना कि ह्यूमन के पास मेमोरी है, तो उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है ना कि आपको पास्ट में जो इवेंट हुआ है वो आपको उसके बारे में पता है. यू हैव some information या all of the information from the past में जो information थी वो आपके पास present में मौजूद है. you have some information, you have retained some information from the past,
you have some information from the past in the present time. ठीक है, सो यहाँ पे भी ऐसे ही यही यही काम हो रहा है यहाँ पे एस आर लैच के केस में. सो 3:10 पे आउटपुट इज़ ज़ीरो. ठीक है, सो आई कैन से दैट ये जो ज़ीरो है ये तो पास्ट की एक इंफॉर्मेशन है. 3:05 की एक इंफॉर्मेशन है जो ट्रैवल होके 3:10 पे क्यू के ऊपर आई है. सो इन अ सेंस एस आर लैच जो है इट इज़ रिमेंबरिंग, or you can say that it has information from the past. वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो है q की वैल्यू ज़ीरो. इन दिस केस q की वैल्यू ज़ीरो हुई 3:05 पे, और 3:10 पे जब आपने एस आर को ज़ीरो किया तब भी उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो रही. And that zero essentially is the information from the past. So SR latch जो है वो एक तरह का क्या है, it's a memory element. It is a memory element in a way. एक तो बात ये याद रखने वाली है कि SR latch जो है वो it's a memory. दूसरी बात जो है नोट करने वाली है वो ये है कि when जब एस आर की वैल्यू ज़ीरो होगी द आउटपुट क्यू डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट पास्ट में क्या इनपुट अप्लाई हुआ था. अगर पास्ट में 01 अप्लाई हुआ था तो उस एस आर के ज़ीरो होने से ज़ीरो आएगा. अगर पास्ट में 10 अप्लाई हुआ था तो एस आर के ज़ीरो होने से क्यू की वैल्यू जो है वो 1 आएगी. सो सेकंड पॉइंट टू नोट डाउन इज़ दैट द आउटपुट ऑफ एस आर लैच डिपेंड्स ऑन पास्ट इनपुट्स पे या पास्ट इनपुट पैटर्न पे आप कह सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू एस आर लैच. एक तो ये मेमोरी है, मैंने आपको बता दिया कि ये मेमोरी कैसे है. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द पास्ट इनपुट. अनलाइक कॉम्बिनेशनल जो सर्किट्स हैं जिस तरह एंड गेट है या और गेट है जो भी है, और वो इस तरह से कनेक्टेड नहीं है जिस तरह से ये कनेक्टेड है. ठीक है, सो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं वो उनका जो आउटपुट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स, नॉट पास्ट इनपुट्स. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स के पैटर्न पे डिपेंड करता है. सो फॉर एग्जांपल एंड गेट अगर 1-0 है प्रेजेंटली द आउटपुट विल बी 0. प्रेजेंटली अगर एंड गेट के इनपुट्स जो है वो 1-1 है तो आउटपुट विल बी 1. सो सच टाइप ऑफ सर्किट्स, कौन से सर्किट्स जिनमें मेमोरी भी है और जिनका आउटपुट पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड करता है, तो सच टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स. Such type of circuits are called sequential circuits. Okay, so this is what I wanted to say about SR latch. अगर मैं SR latch को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, किस तरीके से मॉडिफाई करूँ. अगर मैं SR latch जो है वो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लूँ, से Q है एंड Q बार को फ़िलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और 2 एंड गेट्स लगा लूँ यहाँ पे. एक एंड गेट यहाँ पे, दूसरा एंड गेट जो है वो यहाँ पे. एंड गेट का एक इनपुट जो है वो क्लॉक के साथ अटैच्ड है. क्लॉक इज़ द वन ऑफ द इनपुट्स फॉर द सेकंड एंड गेट एज वेल. और जो एक और इनपुट है विच इज़ से डी. ठीक है, डी का एक इनपुट ये है और डी इज़ गोइंग to the first AND gate after passing through NOT gate. ठीक है, और ये Q है. So now let's try to analyze this circuit.
सो इनपुट्स क्या हैं, क्लॉक एंड डी। सो क्लॉक यहाँ पे लिख दिया, डी यहाँ पे लिख दिया, एंड लेट्स आल्सो इंक्लूड एस एंड आर इन द ट्रुथ टेबल ताकि क्यू डिटर्मिन करने में आसानी हो। सो क्यू इज़ द आउटपुट, ठीक है, लेकिन बीच में मैं ये कुछ एक्स्ट्रा इनपुट पोर्ट्स जो है ले आया हूँ जस्ट टू डिटर्मिन क्यू ईजिली। सो क्लॉक एंड डी दोनों 1 1 बिट के इनपुट्स हैं, तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं, देर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स एनालाइज व्हाट विल हैपन व्हेन clock is 0 and D is 0. So when clock is 0 and when D is 0, AND गेट का एक भी इनपुट अगर ज़ीरो हो जाए ना तो कंफर्म है कि उसका एक आउटपुट जो है, उसका जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगा। सो यहाँ पे ज़ीरो आएगा और यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक है। सो AND गेट का एक भी इनपुट अगर ज़ीरो हो, आउटपुट इज़ ज़ीरो, और गेट का एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट विल बी 1। सो एस और आर की वैल्यू क्या है, 0 0 है। सो एस इज़ 0 एंड आर इज़ 0। ओके, सो व्हेन एस इज़ 0 एंड आर इज़ 0, अभी आपने पढ़ा है प्रीवियस आउटपुट विल बी रिटेन्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस आउटपुट विल बी रिटेन्ड। सो यहाँ पे आएगा क्यू प्रीवियस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ क्लॉक इज़ 0 एंड डी इज़ 1। if clock is 0 and D is 1, again R will be 0, क्योंकि इस AND गेट का एक इनपुट जो है वो 0 है विच इज़ क्लॉक, एंड S will also be 0 क्योंकि क्लॉक जो है वो 0 है। so S will be 0 and R will be 0 and hence Q will retain the previous output. Okay, now let's see what will happen when clock is 1 and D is 1, ये वाला जो केस है, ठीक है। सो D चूँकि 1 है और यहाँ पे नॉट गेट है, ये 0 में आ जाए कन्वर्ट होगा, सो S विल रिमेन 0, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लॉक इज़ 1, यहाँ पे 1 आ गया, D इज़ आल्सो 1, सो अब R की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड यू नो दैट इफ़ R इज़ 1 the latch will reset, यानी Q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन D is 0 and clock is 1. D is 0 and clock is 1. D is 0 and clock is 1. ओके, अब ये 0 है तो जब ये नॉट गेट में से पास करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो S के ऊपर 1 आ जाएगा, सो ये 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि D इज़ 0, वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ द AND गेट इज़ 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो R विल बी 0। सो SR लैच के केस में whenever set is 1 and the other input is 0, then Q will be set to 1, यहाँ पे जो है वो 1 आ जाएगा। D, okay, so R के केस 0 1 1 0। ओके, लेट मी सी कि ये मैंने करेक्ट किया है कि नहीं किया। सो व्हेन क्लॉक इज़ 1 D इज़ 0, सो ओके, ठीक है, ओके, एक करेक्शन कर लीजिएगा, वो ये है कि जो ये इनपुट है वो थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया। सो दिस इज़ R एंड दिस इज़ S।
ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो ये इनपुट्स हैं that will change. Okay, so when clock is 1 and D is 0, R will be 1 and this will be 0, and in this case this will be 1 and this will be 0, so output भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। so reset पे Q की वैल्यू होगी 0 और set पे Q की वैल्यू होगी set पे Q की वैल्यू जो है वो 1 होगी। clock is 1, D is 0, so set is 0। yeah, so set is 0। ठीक है, so set is 0। so when clock is 1 and D is 0, set is 0 and reset is 1। set is 0 and reset is 1। और जो सेकंड केस है उस पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1। ओके, अब ये ठीक है थोड़ा। सो ऊपर R है और नीचे जो है वो S है, एंड फिर उसके मुताबिक जो है वो आपने ट्रुथ टेबल को करेक्ट करना है। ठीक है, तो दिस वाज अ मिस्टेक प्रीवियसली। अच्छा जी, सो नाउ ओके, नाउ इसमें नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि when clock is 1, whatever is at D will be transferred to Q. This is the first thing to note down. Whenever clock is 1, whatever is at D will be transferred to Q. When clock is 0, Q will retain its value। ठीक है, चाहे D 0 हो चाहे D 1 हो, D चेंज हो, क्लॉक के 0 होने पे अगर D चेंज हो जाए that will not affect Q will retain its previous value before clock became 0। This is the second point to note। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि when clock is 1 this latch becomes transparent। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जो भी D पे होगा वो डायरेक्टली Q पे आ जाएगा। D will be attached to the Q directly। and when clock is 0, this is the case when clock is 1, when clock is 0 the latch becomes opaque। ठीक है, Q को नहीं पता कि पीछे क्लॉक और D मतलब D की वैल्यू जो है वो क्या है। ठीक है, and Q will retain its previous value। you have to keep this thing in mind। so ये दो पॉइंट्स जो है आपने ऐसा लैच से रिलेटेड जहन में रखने हैं। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द वेव फॉर्म फॉर ऐसा लैच। सो अगर मेरे पास एक वेव फॉर्म है क्लॉक की, एंड क्लॉक इज़ समथिंग लाइक दिस, एंड मेरे पास D इनपुट है। ठीक है, एंड इनिशियली D जो है वो 0 है। यहाँ पे आके ओके, सो यहाँ पे आके वो 1 हो रहा है, और फिर ये यहाँ पे आके ये 0 हो रहा है।
what will be Q. ठीक है. Okay, now let's start from this point. Okay, so यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉक की वैल्यू जो है वो 1 है. So whenever clock is 1, what is the behavior of latch? Whatever is at D will be transferred to Q. So D पे क्या है? D पे है 0. So Q के ऊपर 0 आ जाएगा. When clock is 0, SR latch becomes opaque. D चाहे 0 हो या 1 हो, Q पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि Q will retain its previous value. और previous value क्या है? 0 है. previous value is 0. so इस टाइम से लेके इस टाइम तक the value of Q will be 0. अब क्लॉक जो है वो दोबारा 1 हुआ है for this time period. so इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्लॉक की वैल्यू 1 है. इट मीन्स दैट SR लैच इज़ ट्रांसपेरेंट. इट मीन्स दैट वट एवर इज़ दैट D विल बी ट्रांसफर टू Q. D के ऊपर क्या है? D के ऊपर 1 है. सो Q विल बी 1 फॉर दिस मच टाइम. फिर क्लॉक की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है फॉर दिस मच टाइम. सो इस टाइम पीरियड में Q विल रिटेन इट्स प्रीवियस वैल्यू क्या है? Previous value means the value before the clock became 0. So that value is 1. So this value will be retained. अब आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो है previous value रिटेन हो रही है. इसी तरह यहाँ पे भी previous value जो है वो रिटेन हो रही है. ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं. ओके, नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉक की वैल्यू जो है वो 1 है. सो वट एवर इज़ एट D के ऊपर क्या है? D के ऊपर 1, D के ऊपर 0 है. सो Q के ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. एंड सो ऑन. इस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द वेव फॉर्म फॉर द लैच. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू SR लैच? तो अगर Q की कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं है तो फिर Q अनडिफाइंड हो जाएगा. दोबारा पूछिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? अगर सर्किट में Q की कोई प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो वो मतलब अनडिफाइंड ही आएगी. हाँ जी, अनडिफाइंड आएगी. लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आपका सर्किट जो है उसमें कोई अनडिफाइंड सिग्नल जो है वो ना हो. इसलिए तो रीसेट सिग्नल और इसी तरह इनेबल सिग्नल, मोर स्पेसिफिकली रीसेट सिग्नल इसलिए तो रखा जाता है ताकि योर सर्किट इज़ ऑलवेज इन अ नोन स्टेट, अननोन या अनडिफाइंड स्टेट में ना जाए. ओके, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू देन. SR लैच को अगर मैं बैक टू बैक कनेक्ट कर लूँ, दिस इज़ द फर्स्ट, सॉरी, अच्छा, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, ये जो पूरा सर्किट है जिसमें 2 एंड गेट्स है, 1 नॉट गेट है और एक SR लैच है, दिस सर्किट इज़ कॉल्ड D लैच. दिस इज़ कॉल्ड D लैच. एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में D लैच जो है उसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो. सो D इज़ वन ऑफ द इनपुट, इज़ द इनपुट, Q इज़ द आउटपुट एंड क्लॉक इज़ द अदर इनपुट टू द D लैच. ठीक है. सो D लैच का ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है और इसके अंदर 2 एंड गेट्स, एक नॉट गेट और एक SR लैच जो है वो मौजूद है. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. D लैच इज़ वेरी सिमिलर टू TQ फ्लिप फ्लॉप. अभी वो हम देखने जा रहे हैं वो कैसे.
Okay, so if you connect two D latches back to back, तो एक D latch जो है वो ये है, एक D latch जो है वो ये है. दिस इज़ द सेकंड D latch. इसको बैक टू बैक में अगर आप कनेक्ट कर लें इस तरीके से, और दोनों का जो क्लॉक है, अगर ये क्लॉक सिग्नल है, इसको नॉट गेट में से आपने पास करवा के इसको अप्लाई करना है, और इस क्लॉक को डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है यहाँ पे. ये डी लैच का इनपुट है, फर्स्ट डी लैच का, और ये सेकंड डी लैच का आउटपुट है. ओके, लेट्स से ये D1 है, ये Q1 है, ये D2 है, और ये Q2 है. Now let's try to analyze the behavior of this circuit. Okay, so clock, फिर उसके बाद है से D1, ठीक है, एंड D1 जो है वो शुरू में ज़ीरो है, यहाँ पे आके वो 1 हो रहा है, और ये 1 रह रहा है यहाँ तक, और ये 0 हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगेन दिस इज़ आर्बिट्रेरी, ये मैं अपनी मर्ज़ी से ये बना रहा हूँ. इट कुड बी एनीथिंग, मे बी इन द मिड टर्म एग्ज़ाम इसकी वेव शेप कुछ और हो, या इन द क्विज़ इसकी वेव शेप कुछ और हो. दिस इज़ कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी. ओके, नाउ आपने फाइंड करना है Q1 और आपने फाइंड करना है Q2. So in the exam clock will be given, D1 will be given, and you have to determine Qs. Inputs will be given, you have to determine the outputs. Okay. Let's start from this point. Okay, so यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉक इज़ पॉजिटिव, यानी क्लॉक इज़ 1, क्लॉक इज़ 1. फर्स्ट लैच के लिए क्लॉक इज़ 0 बिकॉज बीच में नॉट गेट आ गया. सेकंड लैच के लिए क्लॉक इज़ 1. और अभी आपने पढ़ा है कि व्हेन क्लॉक इज़ 0, Q will retain its previous output. अब हमें नहीं पता कि previous output क्या था क्लॉक के 0 होने से पहले for this latch, and hence Q1 will be undefined in this case. So यहाँ से लेके यहाँ तक Q will be अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड स्टेट को मैं रेड से शो करवाऊँगा. इट विल बी अनडिफाइंड. ठीक है, जब तक क्लॉक की वैल्यू 0 होगी इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड ही रहेगी. एंड आई होप यू पीपल नो व्हाई इट इज़ अनडिफाइंड. ओके, पहले हम Q1 के लिए कंप्लीट करते हैं, एंड देन वी विल गो टू Q2. ओके, सो व्हेन क्लॉक इज़ 0, ठीक है, सो व्हेन क्लॉक इज़ 0, फिर क्या सिचुएशन होगी. सो दिस इज़ नॉट गेट. व्हेन क्लॉक इज़ 0, देन जो फर्स्ट लैच है उसका क्लॉक जो है वो 1 होगा, क्योंकि बीच में नॉट गेट है. सो नाउ क्लॉक इज़ 1. जब क्लॉक 1 है, इट मीन्स दैट वट एवर इज़ एट D विल बी ट्रांसफर्ड टू Q. सो फॉर दिस टाइम पीरियड वट एवर इज़ एट D विल बी ट्रांसफर्ड टू Q. सो D पे
यहाँ से लेके यहाँ तक ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वन है, सो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। वन आएगा यहाँ पे। ओके, नाउ रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर। अब ये ज़रा मैं ओरली ये काम करने जा रहा हूँ। सो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लॉक इज़ वन। फर्स्ट लैच के लिए दैट क्लॉक विल बी ज़ीरो एंड हेंस Q will retain its previous output, और previous output क्या है, previous output is 1, so 1 will be retained. When clock is 0, latch 1 का clock क्या होगा, 1, latch 1 will be transparent and whatever is at D will be transferred to Q as it is. So थोड़ी देर के लिए जो 1 है वो ट्रांसफ़र होगा Q पे और फिर 0 ट्रांसफ़र होगा 1 पे। सो D इज़ 1 एंड 0 व्हेन क्लॉक इज़ 0, सो 1 एंड 0 जो है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया हो। ठीक है, तो इस वेव फॉर्म को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शेड भी कर सकते हैं to increase the readability. Okay, so this was Q1. Now let's see what will happen with Q2. Okay, so let's start from this point again. So इस पॉइंट पे क्लॉक की वैल्यू क्या है, 1 है, और दिस टाइम पीरियड क्लॉक इज़ 1, सेकेंड लैच का क्लॉक भी 1 होगा। सो व्हेन एवर क्लॉक इज़ 1, वट एवर इज़ एट D विल बी ट्रांसफर्ड टू Q। ठीक है, सो Q1 इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू D2, सो यहाँ पे मैं D2 भी लिख सकता हूँ स्लैश के साथ। So whatever is at D will be transferred to Q. So Q D के ऊपर क्या है, ये undefined value. So this undefined value will be transferred to Q2. Okay. Now let's look at the clock equal to 0 value. जब clock की value 0 होगी, सेकेंड लैच का क्लॉक जो है वो 0 होगा एंड Q विल रिटेन इट्स प्रीवियस आउटपुट। सो प्रीवियस आउटपुट क्या है, वो तो अनडिफाइंड वैल्यू है। सो दिस अनडिफाइंड वैल्यू विल बी कैरीड ऑन टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। ठीक है, नाउ for this clock duration when clock is 1, clock की वैल्यू दोबारा 1 हो गई है, सो सेकेंड लैच का क्लॉक जो है वो 1 हो गया है एंड whenever clock is 1, whatever is at D, इस केस में आपने इस D को देखना है क्योंकि सेकेंड लैच का जो D है वो D2 है। सो whatever is at D will be transferred to Q. सो D के ऊपर 1 है, सो 1 will be transferred to Q. What will happen when clock becomes 0 again? So when clock is 0, the second latch will become opaque and Q2 will retain its previous output. Previous output क्या है, वो 1 है, so previous output will remain 1 as long as clock is 0. क्लॉक की वैल्यू दोबारा 1 हो गई है। व्हाट विल हैपन व्हेन क्लॉक इज़ 1? व्हेन क्लॉक इज़ 1, whatever is at D
more specifically D2, whatever is at D2 that will be transferred to Q2. So D2 पे तो 0 है, so Q2 will also go to 0. So this is the waveform for this circuit, ये जो सर्किट मैंने बनाया. ओके, नाउ मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू okay, let me take snapshot of this. जी, सो आप लोगों ने नोट किया कि ये किस तरह का सर्किट बन गया. एट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक whatever is at D gets transferred to Q. Whatever is at positive edge of this clock, whatever is at D gets transferred to Q. So इस पॉजिटिव एज पे D की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 1 हो गई. इस पॉजिटिव एज पे D की वैल्यू जो है वो 0 है, तो Q की वैल्यू भी 0 हो गई है. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस आउटपुट इज़ रिटेन्ड. ये किस तरह का सर्किट है, कोई बता सकता है? ये किस तरह का सर्किट है जो पॉजिटिव एज पे काम करे और एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम इट रिटेन्स इट्स प्रीवियस आउटपुट? ये किस तरह का सर्किट है? Q1 0 नहीं आना चाहिए. When clock is positive, so D when clock is positive, तो जो फर्स्ट लैच है उसका क्लॉक क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि बीच में नॉट गेट है. एंड व्हेन एवर क्लॉक इज़ 0, Q विल रिटेन इट्स प्रीवियस आउटपुट. अब हमें ये तो नहीं पता कि प्रीवियस आउटपुट क्या था Q का. वी डोंट नो व्हाट इज़ बिहाइंड और बैकवर्ड इन दिस टाइम पीरियड. बैकवर्ड्स में क्या था उसकी वैल्यू, एंड हैंस Q1 की वैल्यू जो यहाँ पे अनडिफाइंड है. Q2 की वैल्यू क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि क्लॉक इज़ 1. व्हेन क्लॉक इज़ 1 तो D2 जो है वो अनडिफाइंड है. वट एवर इज़ एट D2 विल बी ट्रांसफर टू Q2. सो यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो आ गई है. यहाँ पे Q2 की वैल्यू अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि क्लॉक की वैल्यू 0 है. द वैल्यू ऑफ क्लॉक इज़ 0 एंड व्हेन एवर क्लॉक इज़ 0 Q विल बी रिटेन्ड. सो यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो रिटेन हो रही है. इट इज़ रिटेन्ड. दैट इज़ वाई क्लॉक Q2 जो है Q2 की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको रेड नज़र आ रही है. एनीवेज़ वो मीटिंग एंड होने की वजह से आई थिंक आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो है वो आपने मिस कर लिए हैं. मैंने Q1 और Q2 के ये जो वेवफॉर्म्स है वो कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिए हैं और वो रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है, तो आप उसको प्लेबैक करके देख सकते हैं. सो यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा था और वो ये कर रहा था कि मैंने क्या किया, मैंने Q1 वेवफॉर्म जो है उसको मैंने हाइड कर दिया है एंड आई एम जस्ट शोइंग यू Q2 वेवफॉर्म. सो अगर आपने नोट किया हो वो क्या, वो ये है कि एट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक वट एवर इज़ एट D
इज़ ट्रांसफर्ड टू क्यू। सो यहाँ पे पॉजिटिव एज पे डी की वैल्यू जो है वो 1 है, तो क्यू की वैल्यू भी 1 होगी। एट द सेकेंड पॉजिटिव एज वट एवर इज़ एट डी, डी पे क्या है, 0 है, सो क्यू की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, क्यू अपनी वैल्यू को रिटेन कर रहा है। ये किस तरह, ये किस किस सर्किट का बिहेवियर है, याद है आपको, ये किस सर्किट का बिहेवियर है जो पॉजिटिव एज पे काम करे एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर द क्लॉक प्रीवियस आउटपुट जो है वो मेंटेन हो रही है। ये कौन सा सर्किट है? DQ फ्लिप फ्लॉप। डी क्यू फ्लिप फ्लॉप है, बिल्कुल सही कहा। सो दिस इज़ अ डी क्यू फ्लिप फ्लॉप। ये जो मैंने सर्किट बनाया है यहाँ पे, ये डी क्यू फ्लिप फ्लॉप है। ये डी क्यू फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल स्ट्रक्चर है। सो डी क्यू फ्लिप फ्लॉप इज़ नथिंग बट 2 D latches connected back to back, 2 D latches connected back to back। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन, या आप किसी जॉब के लिए आप टेस्ट देने जाते हैं, उसमें ये बड़ा एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि डी क्यू फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है। सो 2 D लैचेज़ हैं कनेक्टेड बैक टू बैक। जो फर्स्ट लैच है उसके क्लॉक के साथ नॉट गेट जो है कनेक्टेड है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम वेरिलॉग में डी लैच को कोड करने के लिए ऑलवेज अंडरस्कोर लैच कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है। लेकिन आपने अब ये बात जहन में रखनी है कि नाउ डेज़ कोई भी लैच को यूज़ नहीं करता फॉर डिज़ाइनिंग डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, इसके कुछ रीज़न्स हैं, वो आप पढ़ेंगे ज़रा एडवांस कोर्स में। डिजिटल सिस्टम में ज़्यादातर आपको फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो नज़र आएंगे, फ्लिप फ्लॉप्स। एंड हैंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट बी डिस्कसिंग लैच। हम लैच को डिस्कस नहीं करेंगे, ना हम लैब में लैच को यूज़ करेंगे और ना ही हम थ्योरी में लैच को दोबारा डिस्कस करेंगे। लैच इज़ नॉट यूज्ड कॉमनली इन डिज़ाइनिंग डिजिटल सिस्टम्स, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करना मुश्किल है। देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़ which we face when using latch. Flip-flop is very easy to use and very widely used around the world. So आज के बाद हम latches को डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अब चूँकि फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2 लैचेज़ हैं। फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2 लैचेज़ हैं एंड यू नो दैट लैच हैज़ मेमोरी। इफ़ लैच हैज़ मेमोरी देन इट मीन्स दैट डी क्यू फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो हैज़ मेमोरी। डी क्यू फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो हैज़ मेमोरी। ठीक है, एंड sometimes we use flip flop to make memory। हम मेमोरी कभी कभी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करके भी बनाते हैं, बट इट इज़ कॉस्टली। ठीक है, कॉस्टली कैसे है ये हम पढ़ेंगे VLSI के कोर्स में, हाउ इट इज़ कॉस्टली, क्योंकि इसके अंदर 2 नॉट गेट्स हैं और 4 ट्रांजिस्टर्स हैं, कॉस्टली हो जाता है फॉर 1 सेल। सो डी की फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो हैज़ मेमोरी। बोथ फ्लिप फ्लॉप एंड लैच एंड फ्लिप फ्लॉप दोनों सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं। सीक्वेंशियल सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, बजाते खुद ये भी सर्किट्स ही हैं, कंपोनेंट कहने या सर्किट कहने एक ही बात है। एंड बोथ हैज़ मेमोरी। अच्छा, नाउ आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट कि फ्लिप फ्लॉप जो है, इसको आप उसमें आप किसी भी वैल्यू जो है वो स्टोर कैसे कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप क्लॉक की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 रख लें। 0 रखने से क्या होगा, दिस 1 विल बी ट्रांसफर्ड टू Q1। ठीक है,
दिस वन विल बी ट्रांसफर टू Q1 और फिर क्लॉक की वैल्यू को 1 कर दो, क्लॉक की वैल्यू को 1 कर दो। उससे क्या होगा, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, ये वाला जो लैच है, ये डिसेबल हो जाएगा। पीछे डी चाहे 0 होता रहे, 1 होता रहे, जो मर्ज़ी होता रहे, यहाँ पे जो 1 स्टोर हो चुका है, यहाँ पे जो 1 आ चुका है, ये चेंज नहीं होगा। इन अ सेंस 1 जो है यहाँ पे स्टोर हो चुका है, ठीक है। सो या सो क्लॉक की वैल्यू को आप क्या कर दें, 1 कर दें, एंड जो डाटा है वो स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी डाटा, अब ये तो मैंने 1 की एग्जांपल दी ना, आप 0 को भी इसी तरीके से स्टोर कर सकते हो। जो भी डाटा आपने स्टोर करना है, जो भी डाटा आपने स्टोर करना है वो D1 पे अप्लाई कर दो, क्लॉक की वैल्यू इनिशियली 0 रख लो और फिर क्लॉक की वैल्यू को कर दो 1। तो जो भी डाटा होगा डैट विल बी ट्रांसफर टू Q1 और यहाँ पे फिर वो स्टोर रहेगा जब तक क्लॉक की वैल्यू दोबारा 0 नहीं हो जाती। जब क्लॉक की वैल्यू दोबारा 0 होएगी, सो प्रीवियस डाटा कुड वैनिश, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 स्टोर किया था तो क्लॉक के 0 होने पे यहाँ पे 0 डालने से ये वाला 1 जो है वो 0 हो जाएगा। सो डैट डाटा, वो जो स्टोर डाटा है वो वैनिश हो सकता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है वो ये है कि जिस डाटा को भी आपने स्टोर करना है, चाहे 0 करना है या 1 करना है, आप इनिशियली क्लॉक की वैल्यू 0 रखो, डाटा अप्लाई करो, डाटा अप्लाई करने के बाद क्लॉक की वैल्यू 1 कर दो, वो डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर होगा। और वो दैट डाटा कैन बी एक्सेस्ड थ्रू Q2 एज वेल, ठीक है। आप एक्सेस भी कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप रीड भी कर सकते हो उसको, उस डाटा को, ठीक है। इमीडिएटली यू कैन सी दैट एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि डाटा को स्टोर करने के लिए क्लॉक शुड बी 1। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू कीप supplying the power, you have to keep supplying the 1 to the latch, to the latch in order to store the data. एक नुकसान है वैसे, you have to keep supplying the power in order to store a 1. Power will be drained continuously to store that data. Anyway, इस बार ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें मैंने कर ली आप लोगों के साथ यहाँ पे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है वो ये है कि लैच एंड फ्लिप फ्लॉप both are sequential circuits because both have memory and both of them दोनों का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है पास्ट इनपुट पैटर्न्स पे, एंड हेंस दे आर सिक्वेंशियल सर्किट्स। फ्लिप फ्लॉप के अंदर तो वैसे ही लैच है और लैच के अंदर SR लैच के अंदर जो है वो SR लैच भी है और AND गेट्स भी हैं। सो ये बातें जो हैं, दोनों पॉइंट्स जो हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल है। चलो जी, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू DST। अभी हमारे पास तकरीबन 15 मिनट का टाइम है। आई वांट टू talk about I want to talk about a little bit of system Verilog. So let's start with system Verilog, ठीक है। ओके, सो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है रिलेटेड टू सिस्टम Verilog इज़ पैरामीटराइज्ड मॉड्यूल। सो ये मक्स का कोड है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ये बिहेवियरल कोड है फॉर द मक्स, एंड ये 1 बिट का ये है 2 to 1 मक्स, ये है 2 to 1 मक्स विद 1 बिट सेलेक्ट इनपुट। वन बिट सेलेक्ट इनपुट एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द आउटपुट का साइज़ 1 बिट है। इनपुट का साइज़, दोनों इनपुट का साइज़ जो है वो 1 बिट है।
ओके, जस्ट मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। एनीवेज ओके, सो दोनों इनपुट्स जो है वो 1 बिट है, आउटपुट भी 1 बिट है और सिलेक्ट सिग्नल भी 1 बिट है। व्हाट इफ़ आई से यू पीपल के मुझे एक इस तरह का मक्स बनाओ जो हो 2 to 1 ही, यानी 2 ही इनपुट्स हैं, आउटपुट तो एक ही होता है। सिलेक्ट सिग्नल भी 1 बिट का ही होगा क्योंकि इनपुट्स जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, सो सिलेक्ट सिग्नल विल बी select signal will be also of 1 bit। लेकिन जो इनपुट्स हैं, मैं कहता हूँ कि जो इनपुट्स हैं वो 2 बिट्स के हों, 2 बिट का इनपुट, 2 बिट का इनपुट और आउटपुट भी 2 बिट का हो। ये 0 है और ये 1 है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिलेक्ट की वैल्यू जो है वो, अगर मैं सिलेक्ट की वैल्यू कोई मसला हुआ लेट मी चेक क्या मसला है इसको। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ सिलेक्ट इज़ से okay, so if the value of select is say नीचे बना लेते हैं। ओके सो मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ। सो 0 है, 1 है और ये आउटपुट है और ये सिलेक्ट है, और मैं 2 बिट्स का बनाना चाहता हूँ। और आपको पता है कि मक्स में अगर जितने बिट का आउटपुट, जितने बिट के इनपुट्स होते हैं उतने बिट का आउटपुट होता है। इफ़ द इनपुट इज़ ऑफ n बिट्स देन आउटपुट इज़ आल्सो ऑफ n बिट्स। सो मैं 2 बिट का इनपुट और 2 बिट का एक आउटपुट जो है वो बनाना चाहता हूँ फॉर द मक्स। लेकिन ये है अभी भी 2 to 1 मक्स ही है, 2 to 1 मक्स ही है, और मैं ये काम जो है वो करना चाहता हूँ। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेलेक्ट की वैल्यू जो है वो से फॉर एग्ज़ाम्पल वो 0 है, सो वट एवर इज़ एट 0, सो 0 के ऊपर से फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 1 1, सो 1 1 शुड बी ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट बिट ऑफ दैट इनपुट, दिस इज़ द सेकेंड बिट ऑफ दैट इनपुट, सो आउटपुट इज़ अ 2 बिट आउटपुट। सो इस तरह का एक मक्स जो है वो मैं बनाना चाहता हूँ। ये 2 to 1 मक्स ही है, ये 2 to 1 मक्स ही है, बट ईच इनपुट का जो साइज़ है वो 2 बिट्स है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह का एक मक्स मैं बनाना चाहता हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर कोड में, मुझे और मैं इसका कोड भी प्रिजर्व करना चाहता हूँ। सो व्हाट विल आई डू, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल और ये पूरा कोड जो है कॉपी पेस्ट करूँगा, और फिर यहाँ पे साइज़ जो है मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1:0, सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूँगा 1:0 और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1:0। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। दिस इज़ द कोड फॉर दिस मक्स। कल को कोई और बंदा कहता है कि नहीं मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे तो 3 बिट चाहिए, मुझे तो 3 बिट चाहिए, तो फिर एंड आई वांट द 2 बिट मक्स एज वेल, तो फिर एक और नई फाइल आपको लेनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और उसमें 1 की जगह पे 2, 1 की जगह पे 2, 1 की जगह पे 2, ये आपको करना पड़ेगा। सो इमीडिएटली यू कैन सी दैट दिस इज़ अ मेस। बहुत सारी फाइल्स जो है आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर इनको मैनेज करना, उनको हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप इस मॉड्यूल को पैरामीटराइज्ड कर दें, पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दें इस मॉड्यूल के अंदर। और वो कैसे, वो ऐसे कि आपने क्या करना है कि पोर्ट डिक्लेरेशन से पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे आप यहाँ पे लिख दें हैश स्मॉल ब्रैकेट
पैरामीटर और कोई भी वेरिएबल का नाम आप लिख लें। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ विड्थ इज़ इक्वल टू से 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। कोई सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है ओवर हियर, नथिंग, जस्ट आपने ये लिखना है। और फिर जहाँ आपने 2 लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख लें विड्थ -1 कॉलन 0। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिखें विड्थ -1 कॉलन 0, यहाँ पे आप लिख लें विड्थ -1 कॉलन 0। अब आप विड्थ को यहाँ से बस चेंज कर लें। इफ़ यू वांट 1 बिट मक्स, यहाँ पे विड्थ की वैल्यू आप रख लें 1, सो 1 विल बी सब्सटीट्यूटेड ओवर हियर। 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, सो ये 1 बिट इनपुट जो है वो बन जाएगा। अगर आप 2 बिट इनपुट वाला मक्स बनाना चाहते हैं तो विड्थ को आप कर लें 2, तो दिस 2 विल बी सब्सटीट्यूटेड ओवर हेयर, ये 2 हो जाएगा। सो 2 - 1 क्या हो जाएगा, ये 1। सो ऐसा ही होगा जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा इनपुट लॉजिक 2 - 1 क्या हो गया 1 कॉलन 0 इन 0। अगर आप 3 बिट मक्स बनाना चाहते हैं, विड्थ की वैल्यू को आप कर दें 3, ठीक है। एंड व्हेन द कोड विल बी कंपाइल्ड, जहाँ जहाँ आपने विड्थ लिखा होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ आपने विड्थ लिखा होगा वहाँ 3 आ जाएगा। सो से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे विड्थ -1 लिखा तो विड्थ की जगह पे 3 आ जाएगा। सो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये ऐसे ही होगा जैसे आपने 2 कॉलन 0 इन 0 लिखा, ठीक है। So over here you can change the values of the width and you can get the required marks। लेकिन अभी मैं आपको ये प्रॉपर तरीका नहीं है इस तरह के मार्क्स को बनाने का, अभी आगे जाके बताऊंगा प्रॉपर तरीका जो है वो क्या है। सो हैश पैरामीटर लिखने से आपका जो मॉड्यूल है वो पैरामीटराइज्ड जो है हो जाएगा। अच्छा, सो ये वो पैरामीटर है जिसको आप बाहर से भी चेंज कर सकते हैं, यानी टेस्ट बेंच में जब आप इसको इंस्टेंशिएट करेंगे इस मक्स को, या किसी टॉप मॉड्यूल में इंस्टेंशिएट करेंगे मक्स 2 को, आप वहाँ से इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, सो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये जो 1 या 2 या 3 मैंने लिखा है, दीज आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। आप इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ओवरराइड भी कर सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊँगा वो कैसे ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ एक कॉन्सेप्ट है लोकल पैरामीटर्स का। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ज़ीरो है, मैं इस ज़ीरो की जगह पे एक पैरामीटर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ। वो कैसे, आपने मॉड्यूल जहाँ पे आप उसका बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहे हो वहाँ पे आप लिख सकते हैं लोकल पैरामीटर PARAM बस आपने लिखना है, लोकल पैरामीटर, लोकल PARAM, और फिर आगे मैं ये लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं इस 0 की जगह पे x लिख सकता हूँ, ठीक है। और x के अंदर क्या है, x के अंदर जो है वो 0 है। सो व्हेन दिस कोड गेट्स कंपाइल्ड 0 विल रिप्लेस दिस x एंड ये मक्स जो है वो बन जाएगा। सो यहाँ पे x जो है दैट इज़ लोकल पैरामीटर। प्रीवियस स्लाइड में ये जो विड्थ है, विड्थ इज़ नॉट लोकल पैरामीटर, ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। एक है पैरामीटर और एक है लोकल पैरामीटर। सो लोकल पैरामीटर्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं सिस्टम वेरिलॉग कोड के अंदर, एंड इट हैज़ मैनी यूजेस। वो अभी आपको पता चलेगा जब आप लैब नंबर 7 और 8 करेंगे। इट हैज़ मैनी यूजेस। सो लोकल पैरामीटर इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई डिस्क्राइब राइट नाउ, ठीक है। सो विड्थ -1, विड्थ -1, विड्थ -1, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और लोकल पैरामीटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं ओवर हियर। अब यहाँ पे अगर आप 0 को 1 कर देंगे, सो इट मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 को अगर आप 2 कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सो
ये एक तरह का आप समझ लें कि वेरिएबल है। आप सिर्फ टॉप से चेंज करेंगे तो बॉटम में जो जहाँ जहाँ वो एक्स यूज़ हो रहा होगा वो तमाम एक्स के इंस्टेंसेस जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे टॉप पे जो आपने वैल्यू डिफाइन की है। तो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग लोकल पैरामीटर। ओके, अब मैं टेस्ट बेंच में उस पैरामीटराइज्ड मॉड्यूल को, उस पैरामीटराइज्ड जो मॉड्यूल है ये, इसको मैं इंस्टेंशिएट करना चाहता हूँ। ठीक है ना, रिमेंबर दैट ये कोई सिंपल मॉड्यूल नहीं है, इट इज़ अ पैरामीटराइज्ड मॉड्यूल, क्योंकि इसमें पैरामीटर है। पैरामीटर यहाँ पे भी है और लोकल पैरामीटर भी है। इसको इंस्टेंशिएट कैसे करेंगे? से फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट बेंच में मैं इसको इंस्टेंशिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल का नाम आप लिखोगे, फिर इंस्टेंस का नाम लिखोगे, और फिर वो इनपुट और आउटपुट पोर्ट कनेक्शंस जो हैं वो आप डिफ़ाइन करोगे। एंड बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टेंस, बीच में यहाँ पे आपने लिखना है हैश स्मॉल ब्रैकेट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पैरामीटर जो यहाँ पे है। इस पैरामीटर का नाम क्या है? विड्थ। तो आपने लिखना है डॉट विड्थ ब्रैकेट। नाउ आप क्या विड्थ असाइन करना चाहते हैं? 2 असाइन करना चाहते हैं 2 कर लें, 3 करना चाहते हैं 3 कर लें, जो मर्ज़ी आप असाइन करें। सो मैं असाइन करना चाहता हूँ से फॉर एग्जांपल 2। सो अब टेस्ट बेंच में जो मक्स बनेगा वो 2 बिट इनपुट वाला मक्स बनेगा। 2 बिट इनपुट वाला मक्स बनेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिखा। जब ये कोड कंपाइल होगा, दिस 1 विल बी ओवर रिडन और इट विल बी रिप्लेस्ड, it will be replaced by this 2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एंड दिस इज़ एज इफ़ यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये ऐसे ही है जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट लॉजिक 2 - 1 क्या है? 2 - 1 जो है वो है 1। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपने लिखना है colon 0 colon 0। So it is as if you have written 1 colon 0 in 0। So ये 2 bit input वाला mux जो है वो बन जाएगा। So the way to instantiate parameterized module is that कि आपने instance name से पहले यहाँ पे आपने पैरामीटर को इनिशलाइज करना है। ठीक है, पैरामीटर को आपने इनिशलाइज करना है हैश यूज़ करके, और स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ करके आपने इसको क्या कहते हैं, उसको इनिशलाइज करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और मक्स बना सकता हूँ, मक्स टू बिहेव। ठीक है, हैश, लेकिन अब मैं 3 बिट इनपुट वाला मक्स में बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा डॉट विड्थ 3 m1 ब्रैकेट, और फिर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मेरे टेस्ट बेंच में अब 2 मक्सेस हैं। एक वो मक्स है जिसमें 2 बिट इनपुट्स हैं, एक वो मक्स है जिसमें 3 बिट इनपुट्स हैं। ठीक है, सो कोड वही है, द कोड इज़ सेम। ऐसा नहीं है कि 2 बिट इनपुट मक्स के लिए मैंने अलग कोड लिखा और 3 बिट इनपुट मक्स के लिए मैंने अलग कोड लिखा, ऐसा नहीं है। द कोड इज़ सेम, बस ये है कि मैंने इसको पैरामीटराइज्ड करके फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरामीटराइज्ड मॉड्यूल। सिमिलरली अगर आप टॉप मॉड्यूल में पैरामीटराइज्ड मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं, जिस अगर आपको याद हो ये इस तरह की एग्जांपल हमने देखी थी ऑन कैंपस, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में मुझे लिखना पड़ेगा हैश डॉट विड्थ। आप बिट जो मर्ज़ी रख लें, इस केस में सारे 1 बिट के हैं ना, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट विड्थ 1। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख लें हैश डॉट विड्थ 1, और यहाँ पे आप लिख लें हैश डॉट विड्थ 1। दिस इज़ हाउ यू इंस्टेंशिएट parameterized modules in test bench as well as in the top module। ये top module है, mux 4 is the top module for mux 2। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि सर टेस्ट बेंच में क्लॉक जनरेट कैसे करते हैं।
वेरी सिंपल। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है ऑलवेज बिगिन, यहाँ पे एंड लिखना है आपने, और हैश से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 करता हूँ, क्लॉक इज़ इक्वल टू इन्वर्ट आपने करना है, ठीक है, क्लॉक, ठीक है। वेयर ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, यानी हाफ ऑफ द टाइम, यानी 5 नैनो सेकेंड्स के लिए ये 1 रहेगा और 5 नैनो सेकेंड्स के लिए ये 0 रहेगा। सो व्हाट इज़ द टोटल टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड फॉर दिस वेव इज़ 10 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाफ टाइम पीरियड, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे दैट रिप्रेजेंट्स हाफ टाइम पीरियड। और टेस्ट बेंच में इसको लिखना किधर है टेस्ट बेंच में आप जो है वो उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द टेस्ट बेंच फॉर सम मॉड्यूल, और उसमें एक क्लॉक जो है वो यूज़ हो रहा है, और क्लॉक को जनरेट करने का तरीका या जनरेट करने वाला जो कोड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आप चाहे इसको ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इनिशियल बिगिन ब्लॉक से पहले इसको लिख देते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच के पॉज एज का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, सिमिलरली रिपीट का क्या मतलब है, एंड दिस एंड दैट। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इज़ देयर एनी क्वेश्चन?